समंदर पार पाकिस्तानियों ने मार्च में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र पाकिस्तान भेजकर तारीख रकम कर दी है। मार्च में आने वाली तरसीलाते ज़र $1 अरब से भी तजावुज़ कर गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि पूरी कौम को अपने मेहनत कर समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। मार्च 2024 के मुकाबले में इस मार्च में तरसीलाते ज़र में 37% इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड तरसीलात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में $4.1 अरब की तरसीलाते ज़र आई हैं। रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र की वजह से रवां माली साल की तरसीलाते ज़र $38 अरब रहने की तवक्को है। कराची में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ज़रई पैदावार में कमी की वजह से शरह नमू 3% के करीब रहने का तखमीना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सर जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है 2.5% तक वो डाउन कर दी है। और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर यील्ड की बात की जाए तो 67% उनमें डिक्लाइन आया सिर्फ मार्च में। मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा कि उनकी असेसमेंट क्या है, बट मैं स्टेट बैंक की तरफ से आपको बता देता हूँ कि शुरू से लेके जब से ये फाइनेंशियल साल शुरू हुआ है तो हमने 2.5 से 3.5% की मुआशी तरक्की की रफ्तार जो है उसके ऊपर असेसमेंट अपनी दी हुई है कि 2.5 से 3.5% रहेगी। अभी आज जो सुबह मैंने स्टॉक एक्सचेंज में बात की थी तो उसमें मैंने कहा था कि अभी लेटेस्ट हमारी जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है इस साल जो है वो 3% के करीब रहेगा। और ये 3% भी इसलिए रहेगा कि एग्रीकल्चर में ज़रा स्लो डाउन है। एग्रीकल्चर जो पिछले साल जो 8% ग्रोथ थी इस साल जो है पहले आप में अभी तक 1% हुई है और आगे भी उसमें स्लो उसका जो है रफ्तार नज़र आ रही है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारा ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 3% रहेगा। अगर ये हमारी ग्रोथ जो है पिछले साल की रफ्तार होती एग्रीकल्चर की जितनी पिछले साल एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी इस साल भी अगर वही लेवल रहता तो ये हमारी ग्रोथ जो है वो 4.2% के करीब होती। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हम एक माह के अंदर $4.1 बिलियन के रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं। और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी जो असेसमेंट है जो कि पहले हमने $36 बिलियन पूरे साल की रखी हुई थी 2025 वाली साल के लिए उसको बढ़ा के $38 बिलियन कर दिया है कि अब इस साल हमारे रेमिटेंसेस इंशाल्लाह $38 बिलियन के करीब आएंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जजों को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खातिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहले वाली सर्विस सिफर हो जाएगी, जिस पर 5 मुद्दई जजों के वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जजों की रजामंदी लेने के बाद ही उनका तबादला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट का कयाम जिस एक्ट से कायम किया गया है उसमें जजों को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं, लेकिन जज का ट्रांसफर आर्जी तौर पर हो सकता है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। जो अल्फाज आइन में शामिल नहीं है वो अदालती फैसले के जरिए शामिल नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 62(1)(f) केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली ताहयात की गई, जिसे नजरसानी में तब्दील किया गया। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात SIFC में एक जगह दस्तयाब होंगी। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SIFC का बनाने का फायदा यह जी कि यू हैव गॉट एवरीथिंग इन वन प्लेस। इन्वेस्ट एट SIFC.gov.pk इज अवर एड्रेस। आप हमें ईमेल कीजिए अपने प्रपोजल के साथ। आई प्रॉमिस you will get a response within 24 hours. हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। It takes about a month or so for your projects to go through and ready for execution. हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो we will make sure वो आपका इशू किसी डिपार्टमेंट से भी है we will इंशाल्लाह get it resolved. हमारे पास ये अब SIFC का अपना वीज़ा है तो if you want to come to Pakistan for business and all तो please go to our website SIFC.gov.pk और वहाँ पर आपको 6 महीने का वीज़ा, 3 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, whatever you want to choose, वो आप अप्लाई कीजिए। There is no waiting time.
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं कि सदर के पास नहरों की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं, मगर अब तक ऐवान सदर की इस प्रेस रिलीज़ की तरदीद नहीं आई जिसमें स्ट्रेटेजिक नहरों की मंजूरी दी गई। सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली खुर्शीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जिस दरिया पर सियासत करते हैं उसी में निकासी का पानी ट्रेड गिरा दिया जाता है। साहब ये फरमाते हैं जी वो सदर पाकिस्तान के पास तो अथॉरिटी नहीं होती, वो कैसे अप्रूवल दे सकता है। थोड़ी देर के लिए उनका पॉइंट ये मान लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए मान लिया, बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे ये बताए ये जो प्रेसिडेंसी से निकली हुई प्रेस रिलीज है, ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये मैं तो नहीं कह रहा। स्ट्रेटेजिक नहरों पे काम शुरू करने की मंजूरी, अब ये अल्फाज ये मैंने लिखे हैं प्रेसिडेंसी की प्रेस रिलीज में। ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं ऐवान सदर की प्रेस रिलीज ने। भाई अगर आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो अथॉरिटी ही नहीं है, तो ये प्रेस रिलीज की नेगेशन क्यों नहीं आ रही है? सक्कर का सोर्स क्या है? ये दरिया के बराबर में बैठा है ना सक्कर, ये इंडस बह रहा है, यहीं से इंडस से पानी लेते हैं। इंडस से अकीदत है, इंडस से मोहब्बत है, इंडस के पानी पे हक नहीं मारा जाएगा, मगर पूरे शहर का सीवेज उठा के विदाउट ट्रीटेड जो है वो दोबारा इंडस में फेंक दिया जाएगा। ये आपकी अकीदत इंडस के साथ, ये मुनाफिकत नहीं है? क्या होता है इधर के सीवेज के साथ? पूरे शक्कर का सीवेज उठ के कहाँ जाता है भाई? आप शक्कर वाले हैं, बताएं ना। उसी में फेंक देते हैं उठा के, जिससे उसी का पानी पी रहे होते हैं। मतलब इधर हमने सीवेज फेंकी और थोड़ी दूर बाद जो है वहीं से उठा के पानी पीना शुरू हो गए। ये कौन सा पानी पिलाया जा रहा है यार इस शक्कर की आवाम को? कुछ भी नहीं हो रहा। शक्कर की आवाम को माजरत के साथ आपने बेवकूफ़ समझा हुआ है। शक्कर की आवाम बाशऊर आवाम है। मेयर सक्खर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा है कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जैसे लोग अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं हैं। बार बार ऐवान सदर में 8 जुलाई के इजलास के मिनट्स का जिक्र करते हैं। अली खुर्शीदी पहले तालीम हासिल करें फिर बात करें। अपोजिशन लीडर बन गए, आप जैसे लोग नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात की कैनाल्स के हवाले से, प्रेसिडेंट साहब के हवाले से कि 8 जुलाई के मिनट्स जो हैं वो निकले हुए हैं। क्या आपने आइन नहीं पढ़ा? क्या आपको बेसिक सेंस नहीं है? प्रेसिडेंशियल पावर्स कहाँ तक रिस्ट्रेंड है? आप बार बार मिनट्स को लेके आ जाते हैं। आप कहते हैं कि इसको ठीक क्यों नहीं करते? अल्लाह के बंदे, तुम तालीम हासिल करो, आइन पढ़ो, आइन पाकिस्तान पढ़ो। आप पानी की बात करते हैं कि दरिया के अंदर पानी बगैर ट्रीटमेंट जा रहा है। 32 यूनियन कमेटी में कहीं पे तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई गली नहीं बनी। ये 12 तारीख को वर्ल्ड वाटर समिट पेरिस के अंदर हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि 900 में से सिर्फ चार शहर जो हैं वो सिलेक्ट हुए अवार्ड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 12 तारीख को जो वर्ल्ड वाटर समिट हो रही है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के तहत, उसमें सक्खर हमारा नॉमिनेट हुआ है। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। सरबरा ANP एमिल वली खान ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल को वापस लिया जाए। यानी बार बार बोला कि जहाँ कुदरती वसाइल है वहाँ सिक्योरल मसाइल। तो आज मैं ना एक नेशनल पार्टी का लीडर, ना एमिल वली, एक पुख्तून अपने बच्चों को छोड़ के पुख्तून कौम के बच्चों के फिक्र के लिए एक तहरीक कायम। हम अब सिर्फ इस बिल से काम नहीं बनेगा। हमारी लड़ाई माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अभी तक महदूद नहीं है, बल्कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट का लाना हमारी उस लड़ाई को मजीद तेज करना है। तो हम आज SIFC को भी रद्द करते हैं। हम आज ये जो फेडरल मिनरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड और क्या ये सब चीज़ें हम रद्द करते हैं। एक इदारे को हम मानने तैयार नहीं। फौरी तौर पे ये एक्ट वापस लिया है।
वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान जल्द ही अमरीका में तिजारती वफ़द भेजकर टैरिफ मामले को उठाएगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और दीगर स्टेक होल्डर्स टैरिफ पॉलिसी का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर तिजारत का कहना है कि जिन ममालिक में टैरिफ लगे वहाँ पाकिस्तान के लिए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम जंजुआ से खुसूसी बातचीत की है। करंट सिनारियो जो यूएस टैरिफ ने क्रिएट किया है बाकी मुल्कों के साथ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली एंड विद इन यूएस भी। टैरिफ इज़ अ चैलेंज फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर अस, पर एट द सेम टाइम हमारे लिए एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस यूएस के साथ है वो कुछ बेहतर है। हमने हालिया में कुछ चीज़ों का उनसे ट्रेड हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। पिछले एक हफ्ते से वी हैव इंटरैक्टेड विद द होल इंडस्ट्री फर्स्ट। इस बार इस सिनारियो में पिक्स एंड चूज जो हम आस्क्स यूएस के साथ कर सकते हैं, ये एक रेसिप्रोकल पॉलिसी है जिसको हर मुल्क जाके कॉन्टेस्ट करेगा और इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी यूएस जाएगा और उस पर अपनी एडवोकेसी करेगा यूएस में जाके। अब मौजूदा 28% का एक टैरिफ ऑब्लिगेशन है, उसको हम जाके देखेंगे हाउ टू एड्रेस इट। सो इसमें ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर साहब इसको खुद बड़ी क्लोजली देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी अखबार की तहकीकात में पाकिस्तान के दावे की तस्दीक हो गई। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीकी फौज और पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सहाफ़ियों को दिखाए गए M16 राइफल्स, दीगर जदीद हथियार और नाइट विजन डिवाइसेस समेत दीगर असलहे में से 63 हथियार अमरीकी हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को दिए थे। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक साल 2018 में अमरीका में बनने वाली राइफल गुज़श्ता माह बलूचिस्तान ट्रेन हमले के बाद हमलावरों के पास से बरामद हुई। अमरीकी राइफल अरबों डॉलर के इस अमरीकी फ़ौजी साजो सामान में शामिल थी जो 2021 में अमरीकी इनखला के वक्त अफगान फोर्सेस को दिया गया था। बाद में असलहा सरहद पार पाकिस्तान के असला बाजारों और अस्करीत पसंदों के हाथों तक पहुंचा। पाकिस्तानी हुकाम, असलहा ताजरों और अस्करीत पसंदों के मुताबिक अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन ग्लासेस का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर ग्रुपों के हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीकी अखबार को दहशतगर्दों से बरामद किए गए अमरीकी असलहे तक रसाई दी थी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौन से ज़राए इब्लाग हैं जिन्होंने हमें ये आगाही दी, हमें इस काबिल किया कि हम ये समझ सकते कि वहां पे क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं। उन्होंने बमबारी नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखा कि कहां पे इजराइल कौन से मजालिम ढा रहा है। वो फ्रंट लाइनों पे पहुंचे और जब प्रेस की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने उनके सहाफ़ी फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरी मुस्लिम उम्मा का वो ज़मीर जगाते हैं और वो हमें आगाही देते हैं कि ये मजालिम ढाए जा रहे हैं इस मुकद्दस धरती के ऊपर। पाकिस्तान का जो किरदार रहा, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भरपूर हिमायत की और हिमायत के साथ साथ दफ्तर खारजा ने इस केस के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी कि हम इस केस के साथ हैं। और हमारा मौकफ क्या है जब हम आलमी फोरम्स पे जाते हैं, OIC का स्पेशल सेशन हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हो, सऊदीया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हो, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हो या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं आपको एक छोटा सा वाकया याद दिलाना चाहता हूं। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सेशन रियाद में हुआ तो वहां पे एक और मुल्क के साहब ने वहां पे बात की और गजा के हवाले से उस इश्यू को डाइल्यूट करने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर शहबाज शरीफ ने दिया कि इजराइल नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड नंबर 1, और जेनोसाइड करते हुए वो जंगी जराइम का मुर्तकिब है, वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। और जब आप वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राइम है कानून की किताबों के मुताबिक, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक, वो हाईएस्ट लेवल उसका वॉर क्राइम है। तो हमारा मौकफ ये रहा कि इजराइल वॉर क्राइम्स भी कमिट कर रहा है
जेनोसाइड भी कर रहा है और जितने आलमी कवानीन हैं वो सबकी खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। और हम कहते हैं कि जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश होनी थी प्री 1967 बॉर्डर्स पे, जिसका कैपिटल बैतुल मक़दस होना था, हम उस मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं। और ये जो खामोशी है कि कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं, जो खामोश है वो इन तमाम जराइम के अंदर बराबर का शरीक है। ये हिम्मत रखते हैं ये बात करने की जहां भी जाते हैं। पाकिस्तान ने ये देखा, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि हम आपस की सियासत में लगे होते हैं, कि फलस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करके पाकिस्तान लाया गया। मुस्तफा साहब बैठे हैं, 200 से ऊपर स्टूडेंट पाकिस्तान पहुंच चुका है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जेर तालीम है और उनको हॉस्टल समेत तमाम फैसिलिटीज मुहैया की जा रही हैं, क्योंकि वहां पे खदशा ये पैदा हो गया था कि मेडिकल कॉलेज को बॉम्ब किया जा रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो कम से कम मेडिकल तालीम अगर ना जारी रही तो वहां पे डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, जख्मियों का इलाज कौन करेगा। तो पाकिस्तान ने यह एहसास जिम्मेदारी किया और मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसका इंतजाम किया। और वजारत सेहत का मैं शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त जो 200 स्टूडेंट फलस्तीन का पाकिस्तान में मौजूद है वो बड़ा खुश है, उनकी भरपूर देखभाल की जा रही है और उनको बहुत लुक आफ्टर किया जा रहा है। इसके बाद इमदादी सामान पे मैं आता हूं, और आज शायद उस सियासी जमात की इस हाउस में नुमाइंदगी नहीं है और शायद हमारा सियासी इख्तलाफ भी हो बहुत सारे इश्यूज पे, मगर मैं अल खिदमत फाउंडेशन को और जमात इस्लामी को खिराजे तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने कई 100 टन इमदादी सामान भिजवाया फलस्तीन के अंदर। वो यहां पे मौजूद नहीं है, मगर बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, मेरे लोगों ने मुझे इस हाउस में भेजा, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूं। और जब सामान भेजना था, एनडीएमए ने भी उसमें अपना किरदार अदा किया। हालात ऐसे पैदा हो गए, मैं इस हाउस को अपराइज करना चाहता हूं कि जमीनी रास्ता मुनक़ता था। मैं यहां पे उर्दन में पाकिस्तानी सफीर का भी जिक्र करना चाहता हूं, मैं मिस्र में पाकिस्तानी सफीर का जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने वो ज़राए पैदा किए कि जब ये इमदादी सामान कई हजार टन जो पाकिस्तान से गया है, जिसमें पाकिस्तान की एनजीओ शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत शामिल है, जमीनी रास्ता उसका इख्तियार किया गया उर्दन के जरिए, मिस्र के जरिए। और पाकिस्तान चंद दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने हजारों टन इमदादी सामान अपने फलस्तीनी बहन भाइयों तक पहुंचाया। और ये एहसास जिम्मेदारी था कि हम और क्या कर सकते थे कि जिसमें इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाया गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की गई। वजीर आज़म ने 3 इजलास किए जिसमें इन दोनों ममालिक के सफीर ऑनलाइन मौजूद थे और उनको ये जिम्मेदारी लगाई गई कि ये सामान वहां तक पहुंचना चाहिए। साउथ अफ्रीका के उस केस का मैं जिक्र कर चुका और ये खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए। ये साउथ अफ्रीका की हुकूमत को हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगाते हैं, साउथ अफ्रीका का तो किसी ने जिक्र नहीं किया इस हाउस के अंदर कि जिसने ये हिम्मत की और जेनोसाइड का केस कायम किया। और तमाम उन ममालिक को मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खिराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के उस केस को सपोर्ट किया। स्पेन से आवाजें उठी, हिस्पानिया की जमीन से, और उन्होंने भरपूर साउथ अफ्रीका के इस केस को सपोर्ट किया। तो ये जो फलस्तीन का कॉज है, ये हमारे लिए हमारी बका का कॉज है। हमारी रगों में दौड़ने वाला जो खून है, हमारी एक वाबस्तगी है फलस्तीन की मुकद्दस जमीन के साथ। और हमने, और बिल्कुल मैं तायीद करता हूं अली मोहम्मद खान साहब की स्पीच की कि कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता कि इस कॉज के साथ वो वाबस्तगी ना रखे, इस कॉज के साथ वो सिंसियरिटी ना रखे। इसीलिए मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर सिर्फ चंद हकायक आपके गोशगुजार किए हैं और मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इस इश्यू के ऊपर आज ये हाउस जो है मुत्तहिद हो जाए, कोई सियासी बात इस पर ना करें,
और आज फ़लस्तीन के मजलूम बहन भाई, और मैं कोशिश करूंगा कि ये आज की कार्रवाई है, इसकी वीडियोस अल जजीरा के जरिए, मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के जरिए उन तक पहुंचाई जाए, ताकि उनको हौसला मिले कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है, पाकिस्तान में भी बसने वाले बहन भाई मेरे लिए, हमारे लिए आज आवाज उठा रहे हैं, उन तक ये आवाज पहुंचाई जाएगी इस हाउस की। और ये आवाज पहुंचाने में बतौर वजीर इत्तलात में अपना किरदार अदा करूंगा जिस हद तक मैं कर सका, क्योंकि आज इस हाउस से यूनानिमस आवाज जाए, मुत्तहिद आवाज जाए, यूनिफाइड आवाज जाए और जोरदार आवाज जाए कि हम हर हाल में, जिंदगी मौत में, अच्छे बुरे मौसम में फलस्तीनियों के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रेजोल्यूशन बड़े तारड़ साहब मूव करेंगे। वेलकम वेलकम। मैं एक दफ़ा फिर ममनून हूँ चेयर का कि उन्होंने आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के गुफ्तगू के लिए हमें क्वेश्चन आवर सस्पेंड करने की इजाज़त दी हाउस ने, और आपने इस ऐवान में मौजूद तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदगान को, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को ये मौका फ़राहम किया कि वो मसला फ़लस्तीन पे एक बार फिर जो एक हालिया लहर आई है उसके हवाले से बात कर सकें। हमने सर एक रेजोल्यूशन तैयार की है जिसमें सारी जो हमारी पार्टीज़ हैं अक्रॉस द आयल, इधर भी और उधर भी, कंसेंसस के साथ विद द काइंड परमिशन ऑफ द चेयर सर, प्लीज़ आई रीड आउट। While recalling and reaffirming the resolution passed by this National Assembly dated August 2nd, 2024, this House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. Notes with utter disgust that the latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza. Rebukes severely the ruthless destruction of complete civil infrastructure, including housing, hospitals, schools, and places of worship by the barbaric Israeli bombing. Expresses unwavering solidarity with the Palestinian brothers and sisters in their just struggle, and reaffirms their inalienable right of self-determination and to their motherland. Dismayed over the persistent failure of international community to halt Israeli aggression, and calls urgently for an immediate, permanent and comprehensive ceasefire, along with the delivery of uninterrupted and sustainable humanitarian assistance to the besieged and beleaguered Palestinians. Demands the immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735 of 2024. Urges the international community to take concrete steps towards the recognition and admission of State of Palestine as a full member of the United Nations. I hereby put this resolution to the chair, sir. Ji, now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. अच्छा, जमाल शाह काकड़ साहब, मैं आपको टाइम देना चाह रहा था। ये रेजोल्यूशन तो हो गया, आपको 2 दफ़ा मैंने टाइम देने के लिए प्रॉमिस किया था, मगर आप बोल नहीं सके, तो ज़रा ब्रीफ प्लीज़। मैं आपके पास 3 मिनट हैं, काइंडली प्लीज़। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर। बदकिस्मती है कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो बहस चल रहा था और बहुत खूबसूरत से रासिल बहस हुआ है, लेकिन उसमें हम हिस्सा नहीं ले सकते। चलो जनाब स्पीकर, मैं ज़रा मुख्तसर, यहाँ पे अता तारड़ साहब भी बैठे हुए हैं, मैं उससे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पॉइंट मैं आउट कर रहा हूँ आप नोट करें। अता साहब 2 मिनट। तो बलूचिस्तान के हवाले से मैंने बात करना है।